नमस्कार दोस्तों, लर्निंग आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। हम इंश्योरेंस अवेयरनेस की सीरीज़ कर रहे हैं, उसी में आज पार्ट नंबर 12 करेंगे। देखते हैं क्या है टॉपिक आज का। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ उबेरिमा फाइट्स। अब देखो क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझो। ये ए है और इसने क्या खरीदा है, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहा है। ठीक है, ए को क्या बोलेंगे हम, प्रपोजर बोलेंगे। ठीक है, या फिर बोलते हैं पॉलिसी होल्डर। ए क्या कर रहा है, इंश्योरेंस पॉलिसी उसे खरीदना है। ठीक है, मान लो कि इसे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना है। अब क्या होगा कि जो प्रपोजल ये जो फॉर्म रहेगा, इसमें ए को अपनी हर जानकारी देना पड़ेगी। मतलब ये है कि उसे पुराने समय मतलब पहले का भी रिसेंट के ईयर्स में कोई बीमारी तो नहीं थी, या उसको कोई बैड हैबिट तो नहीं है, जैसे कि वो शराब पीता हो, सिगरेट पीता हो, तंबाकू खाता है। अगर ये सब थी, मतलब क्या होगा, बैड हैबिट से आगे बीमारियां होने का खतरा रहेगा। मतलब क्या होगा, रिस्क ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर ये ए जो रहता है इस प्रपोजल फॉर्म में, ये सब चीज़ें दर्शाता नहीं है कि, यानी कि वो झूठ बोल देता है, दर्शाता नहीं है इंश्योरेंस कंपनी को कि उसको कोई बीमारी नहीं थी या फिर उसको कोई बैड हैबिट नहीं है। और इन बिटवीन दो पॉलिसी टर्म शुरू होने के 2 साल पहले, मतलब 2021, आज जो तारीख है, शायद आज 6 तारीख है, 6/4/2021, ठीक है, से लेके 6/4/2023 के बीच में अगर इसे कुछ हो जाता है, ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी को पता चलता है कि इसको जो ये बीमारियां थी, जो भी था, वो 6 अप्रैल 2021 के पहले थी, तो जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो नल एंड वाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने इंश्योरेंस कंपनी से हर चीज़ें छुपाई है कि उसको क्या पहले से बीमारी थी और जो कि उसने छुपाई है, और प्रीमियम जाएगा उसका अलग। इसीलिए कभी भी कोई भी जो अपने जो क्रेडेंशियल्स रहते हैं, क्रेडेंशियल्स मतलब क्या होता है, अपने बारे में कोई भी जानकारी जो रहती है, इंश्योरेंस कंपनी से नहीं छुपाना चाहिए। एक डॉक्टर, पेरेंट्स और इंश्योरेंस कंपनी, इनसे तो बिल्कुल नहीं छुपाना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ उबेरिमा फाइट्स भी बोलते हैं इसे। ठीक है, इन इंश्योरेंस द रेलिवेंट फैक्ट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मतलब जो चीज़, जिस चीज़ का आप इंश्योरेंस करवा रहे हो। जैसे कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस का उदाहरण मैंने लिया, आप अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस करा रहे हो, उसमें कोई चीज़ जानकारी नहीं छुपानी चाहिए आपको। ऑफ द इंश्योरेंस आर नॉन टू द वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, द प्रपोजर एंड कैन नॉट बी नोन टू द अदर पार्टी द इंश्योरेंस कंपनी अनलेस डिस्क्लोज बाय द प्रपोजर। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी चीज़ अगर आती है बाहर निकल के, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कर सकती है, उसे नल एंड वाइड कर सकती है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, द प्रपोजर इज द obliged to declare relevant fact that the matter to the assessment of the risk at the time of making proposal। ठीक है, जो आपको बताया उदाहरण में वो सब चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे। मटेरियल फैक्ट, ठीक है, a fact is said to be material if the effects of the decision of the underwriter to accept or reject the risk, to determine rates, terms and condition. If the risk is accepted, the fact is relevant to the assessment of the risk and determine of the premium। ठीक है, अब देखो क्या था, अब इसके अंदर क्या था, आपने मान लीजिए ए ने जो था बता दिया कि यार उसको ये बुरी आदतें हैं, शराब पीना, सिगरेट पीना, तम्बाकू खाना, ये सब आदतें हैं। तो क्या होगा, ये इंश्योरेंस कंपनी के विवेक पर निर्भर करेगा। क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी के विवेक पर निर्भर करेगा, धैर्य पर। बोलते हैं ना, अब कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि कई राज्यपाल को अपने विवेक से काम लेते हैं, पढ़ा भी होगा, ये हुआ होगा, राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेते हैं। वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी अपने विवेक से निश्चय यानी कि डिसीजन लेने वाली लेगी कि इस प्रपोजर का जो ए है, इसने डिक्लेयर तो कर दिया है कि सब शराब पीता भी है, तम्बाकू भी खाता है और सिगरेट भी पीता है, तो इसका रिस्क क्या है ज़्यादा, अब हमें इसका इंश्योरेंस करना है कि नहीं करना है। वो रिजेक्ट भी कर सकती है क्योंकि बुरी आदतें हैं, बीमारी होने का खतरा डेफिनेटली होगा आगे चल के, और
एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। एक्सेप्ट किस भी आप पे करेगी, प्रीमियम ज़्यादा लेगी। अगर नॉर्मल व्यक्ति से 10,000 लेती तो इससे 25,000 लेगी, क्योंकि कवर तो चीज़ें कर रही ना वो, ऐसा होता है। ठीक है, देखो एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में क्या आपको मेडिकल हिस्ट्री बताना चाहिए कि यार पहले आप बीमार अगर पड़े थे, कोई बीमारी थी, तो आपको छुपाना बिल्कुल नहीं चाहिए। फैमिली हिस्ट्री ऑफ हेरिटेडिटी, मतलब इलनेस, मतलब आपके माता पिता को अगर कोई बीमारी थी, डायबिटीज़ वगैरह, शुगर की अगर कोई बीमारी थी, तो वो छुपाने नहीं चाहिए, क्योंकि जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, स्मोकिंग की हैबिट्स, ठीक है, स्मोकिंग की अगर हैबिट्स है कि तो प्रीमियम क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि रिस्क वहाँ क्या है, ज़्यादा है। एज, एज मतलब देखो दो तरह के होते हैं एज में। कम एज के लोग क्या करते हैं, उनमें बुरी आदतें भी होती हैं और नहीं भी होती है। जिनमें नहीं होती है उनका प्रीमियम क्या होगा, कम होगा, क्योंकि रिस्क कम है उनका। और जिनमें होती है वो क्या होगा, रिस्क क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, जो बुरी आदतें स्वीकार कर चुके, शराब पीना, माफ़ कीजिए मैं दारू निकलने वाला था, जब शराब पीना, तम्बाकू खाना, सिगरेट पीना, ये सब करते तो मतलब क्या, रिस्क क्या है, ज़्यादा है वहाँ पे, प्रीमियम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, फायर इंश्योरेंस की बात करें, नेचर ऑफ गुड्स इन प्रमाइसिस। अब कोई भी फैक्ट्री रहती है या कोई भी गोडाउन रहता है, वहाँ पे किस तरह का सामान रखा हुआ है। अगर वो जनरल स्टोर्स का सामान है या कॉस्मेटिक्स का सामान है, तो वहाँ पे क्या होगा, कॉस्मेटिक्स में क्या होता है, ये जो गर्ल्स मेकअप का सामान वगैरह इस्तेमाल करती हैं वो होगा, तो वहाँ पे तो रिस्क बिल्कुल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कौन सा आग लगने का खतरा है। अगर वहीं पे क्रैकर्स होंगे, क्रैकर्स होंगे, तो वहाँ पे क्या है, खतरा ज़्यादा होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, एज ऑफ बिल्डिंग, मतलब कोई प्रमाइसिस है, मतलब कोई बिल्डिंग है, उसकी अगर वो नई नई बिल्डिंग बनी है, तो मतलब क्या है, उसमें क्या होगा, रिस्क कम होगा। रिस्क कम होगा तो मतलब क्या, प्रीमियम कम होगा। और कोई बिल्डिंग बहुत पुरानी है तो रिस्क क्या होगा, ज़्यादा होगा, और प्रीमियम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अभी आपने रिसेंटली देखा था, इंदौर में एक विधायक महोदय थे, उन्होंने क्या करा था, अब मैं नहीं बोलूँगा कि दोनों की गलती थी। अब वहाँ पर नगर निगम की टीम थी, तो वहाँ पर क्या हुआ था इंदौर में कि एक पुरानी बिल्डिंग थी जो ढह सकती थी। क्या थी, ढह सकती थी। विधायक महोदय भी अपनी बात पे सही थे। ठीक है, अब नगर निगम भी अपनी बात पे ठीक था कि बारिश का मौसम आ रहा था, तो वहाँ पे एक पुरानी बिल्डिंग को क्या था, ढहाना था। क्यों, वो खतरनाक बिल्डिंग हो चुकी थी, पुरानी थी, 100 साल से ज़्यादा पुरानी थी, तो वो गिर सकती थी, वो कभी भी किसी के भी जान मान का नुकसान हो सकता था। लेकिन वहाँ पे परिवार भी रहता था। अब वहाँ पे बल्ला कांड सुना होगा, वो एक विधायक ने नगर निगम के कर्मचारियों को बल्ले से हमला करा था। तो क्या था वहाँ पे, वो विधायक भी गलत नहीं था कि सामने वाला अगर परिवार रह रहा है तो उससे क्या हो, प्रोटेक्शन, यानी कि उसको अल्टरनेट जगह दी जाए, क्योंकि उसका उस घर के सिवा कोई नहीं था, कुछ नहीं था। ठीक है, और नगर निगम भी यानी कि क्या था, ठीक था अपनी जगह, कि वो घर गिर सकता है, नुकसान हो सकता है, उस फैमिली को ही नुकसान हो सकता है, तो वो मुद्दा बन गया था। मतलब वो बिल्डिंग की एज के कारण हो गया था कि अगर बिल्डिंग की एज क्या थी, अगर उस बिल्डिंग का इंश्योरेंस होता तो उन्हें क्या मिल जाता कि क्लेम उनको सेटल कर दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, लेकिन बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, इंश्योरेंस नहीं हो सकता था। ठीक है, इस तरह के केस आ सकते हैं। मरीन इंश्योरेंस की बात करें तो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए सामान का, मेथड होना चाहिए पैकेजिंग की, मतलब सामान किस तरह का जा रहा है। आप कांच के जो ग्लास वगैरह आते हैं वो तो नहीं ले जा रहे, अगर कांच के ग्लास आ जाते हैं तो उसकी पैकिंग किस तरह की, अगर ग्लासों को एक जैसा ऐसा एक साथ रखा जाए तो वो क्या होगा, टूटने का खतरा रहेगा। लेकिन उसको अगर पेपर में अगर लपेट दिया जाए तो उसमें क्या होगा, थोड़ी गैप बन जाएगी, जिससे खतरा उनके टूटने का कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती है। मोटर इंश्योरेंस में डिस्क्रिप्शन ऑफ क्या होता है, व्हीकल का होता है, डेट एंड परचेस का। ठीक है, अगर जो गाड़ी है उसकी, वो जो नई अगर गाड़ी होगी तो क्या होगा, प्रीमियम कम होगा, क्यों, रिस्क कम होगा वहाँ पे उसके ख़राब होने का। लेकिन गाड़ी पुरानी रहेगी तो क्या होगा, रिस्क ज़्यादा होगा। ठीक है, सारी चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। ठीक है, देर आर टू वेज इन विच प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ इज ब्रीच्ड। दो चीज़ें होती है जिसके कारण क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ ब्रीच होता है।
एक होता है नॉन डिस्क्लोजर, दूसरा होता है मिस रिप्रेजेंटेशन। देखो मैंने वही बताया, नॉन डिस्क्लोजर में क्या था, ए ने अपनी बातें छुपा देना। अगर बुरी आदतें हैं, अगर कोई व्यक्ति छिपा रहा है तो वो क्या हो रहा है, डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, तो इससे भी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ क्या होता है, ब्रीच्ड होता है। ठीक है। मिस रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, अब देखिए जनरल इंश्योरेंस में बहुत होता है ये। ठीक है, बहुत होता है जनरल इंश्योरेंस में। यहाँ मैंने जगह दी क्या खाली, ये रही जगह। मान लो ये ए है, ठीक है, इसका ये गोडाउन है। ठीक है, अब गोडाउन में इसने क्या करा, ये कॉस्मेटिक्स का सामान बेचता है। ठीक है, सीजनल एंड, ठीक है, कॉस्मेटिक्स के सामान बेचता है। अब जब ये कॉस्मेटिक्स का सामान बेचेगा तब क्या होगा कि कुछ है ना, इसने 1 साल का इंश्योरेंस कराया सामान का, कोई भी दिक्कत आ जाती है तो क्या होगा, कॉस्मेटिक्स के सामान में क्या होगा, यानी कि आग वाग लगने का खतरा कम ही होगा ना, तो प्रीमियम क्या होगा, कम होगा। अब लेकिन ये 6 महीने के बाद ही, ठीक है, 6 महीने के बाद ही क्या रखा इसने, क्रैकर्स भी रखना शुरू कर दिए है ना, पटाखे भी रखना शुरू कर दिए। अब पटाखे रखेगा तो अब क्या होगा, वहाँ पे रिस्क क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि अगर एक भी चिंगारी गई तो नुकसान हो सकता है। अगर ये व्यक्ति क्या करता है, इंटीमेट नहीं करता है किसे, इंश्योरेंस कंपनी को, तो ये क्या होता है, ये यानी कि ब्रिज हो जाता है, मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक है, यही उदाहरण आगे चल के भी एक कॉन्सेप्ट और है, उसमें भी काम आएगा। ठीक है, क्या हो जाता है यहाँ पे, ब्रिज्ड हो जाता है। तो यानी कि आपको क्या करना चाहिए, हर चीज़ जो है इंश्योरेंस कंपनी से छिपाना नहीं चाहिए। ठीक है, ये कहाँ पर आएगा, ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोज इन लाइफ इंश्योरेंस, सॉरी नॉन लाइफ इंश्योरेंस, इसमें भी यही बात बताई गई है कि हर चीज़ को आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। ठीक है, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट पुट्स द इंश्योरर एट द डिसएडवांटेज। ठीक है, when a policy holder knowingly puts on insurer and the community of policy holder at a disadvantage, there is a set to adverse selection और anti selection। देखिए, अगर कोई व्यक्ति है अपने मिसरिप्रेजेंटेशन दे रहा है, बातें छुपा रहा है, और उसका सिलेक्शन यानी फिर भी उसको क्या करा है कि इंश्योरेंस कंपनी द्वारा चुन लिया गया है, तो वो क्या होगा, एडवर्स सिलेक्शन कहलाता है इंश्योरेंस सेक्टर में। ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को क्या पता कि सामने वाला सही जानकारी दे रहा है, गलत जानकारी दे रहा है। ठीक है, कई बार पॉलिसी होल्डर का भी नुकसान होता है, कई बार इंश्योरेंस कंपनी का भी नुकसान होता है उसमें। ठीक है, देखते हैं आगे। इनडिस्प्यूटेबिलिटी, पेन चेंज कर लूँ, इनडिस्प्यूटेबिलिटी ऑफ और इनकंसिस्टेबिलिटी क्लॉज 45 एप्लीकेबल ओनली टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। देखो अब क्या होता है, मैंने क्या कहा था, जब ये उदाहरण दिया था, ए ने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रखी है और उसने इस बात को डिस्क्लोज़ नहीं किया है कि उसे कोई बीमारी थी। ठीक है, लेकिन उसको क्या था, डायबिटीज़ थी मान लो, और कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने के पहले 2 साल के अंदर ये बात पता चल जाती है। ठीक है, इसी उदाहरण को हम समझेंगे, ये वाले को। मान लो आज उसने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी 6 अप्रैल 2021 को, और उसको क्या हुआ, अगले साल ही यानी कि मान लो 15 जनवरी 2022 को क्या हो जाता है, एडमिट हो जाना पड़ता है हॉस्पिटल में। अब डायबिटीज़ का पेशेंट है, ज़्यादा दिक्कत आ गई है, तो 1 साल में तो नहीं हो सकता, वो तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी आपने आपने ये बातें छुपाई है कि आपको बीमारी थी, इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, ब्रीच कर रहे हैं, ब्रीच नहीं करेंगे, मतलब नल एंड वॉइड करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहे हैं, और आपको इंश्योरेंस का जो आपने प्रीमियम भरा उसका पैसा भी हम वापस नहीं करेंगे। ठीक है, यही बात इसमें बताई गई है। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट, in the first 2 years of the policy, if the insurance company comes to know that some material fact not has been disclosed by the proposer मतलब policy holder, it can declare the policy null and void. After 2 years, fraud must be established to make the policy void. This clause is referred to as the indisputability clause. The applies to the life insurance is called एंटी कंपनी फ्रॉडरिंग। अब देखो क्या होता है,
ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर इन लाइफ इंश्योरेंस और ये जो वाला जो सेक्शन 45 है, दोनों का एक सेम उदाहरण बताता हूँ। सबसे पहले तो हमने क्या करा था, ये ए ने इसके बारे में क्या करी थी कि जानकारी क्या थी, छिपाई थी। ठीक है, जानकारी तो छिपा दी थी। या फिर ऐसा मानो कि ए है, उसने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, ठीक है, कंपनी एक्स से। अब क्या होता है कि 2 साल बीत गए, तीसरे साल, ठीक है, तीसरे साल अब क्या होता है, ए को क्या आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक, ठीक है, ये इसको आ गया हार्ट अटैक। अब क्या होगा कि 3 साल हो गए, तो उसको इंटीमेट करने की ज़रूरत नहीं है एक्स कंपनी को कि देखो मेरे को हार्ट अटैक आया है। ठीक है, अब इसने सोचा है मेरे ऊपर रिस्क बढ़ गया क्योंकि मेरे को एक बार हार्ट अटैक आ चुका है, तो ये जाएगा दूसरी कंपनी वाई के पास। कौन जाएगा, एक्स जाएगा, माफ़ कीजिए ए जाएगा दूसरी कंपनी वाई के पास कि यार मुझे ये दिक्कत आई है, यानी कि हार्ट अटैक, यानी कि मुझे इंश्योरेंस कंपनी यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदना है। तो अब ए को जो है ज़रूरत पड़ेगी किसे, वाई को ये बताने की कि मुझे हार्ट अटैक पहले आ चुका है। क्यों, क्योंकि अगर इस दरमियान इसे कुछ होता है, पॉलिसी लेने के अगले दिन फिर से हार्ट अटैक आ जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले जानकारी छुपाई है, क्योंकि नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। ठीक है, ये होता है। देखो, ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोज ऑन इंश्योरेंस कंपनीज, इसका मतलब क्या होता है, ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोज ऑन इंश्योरेंस कंपनी में कि इसमें इंश्योरेंस कंपनी भी अपने एंड से क्या करती है, देखती है। ज़्यादातर जनरल इंश्योरेंस में होता है कि मान लो जैसे पिछले साल हमने देखा था, पिछले साल नहीं, शायद 1-2 साल हो गए पहले, पिछले साल तो सब लॉकडाउन था, 2 साल पहले गुजरात के एक कोचिंग क्लास में आग लग जाती है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब वहाँ पे क्या था, कोई भी अग्निशामक यंत्र या फिर आग जला यानी कि आग को बुझाने की व्यवस्थाएं नहीं थी। अब फिर क्या हुआ, होता है कि कई जगहों पर आप देखते हैं कि अग्निशामक यंत्र लगे रहते हैं। मतलब वहाँ पे क्या, अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है, तो कोई भी दुर्घटना होती है, जैसे आग वगैरह लग जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो अग्निशामक यंत्र काम आते हैं वहाँ पे जल्दी से, यानी कि आग बुझाने के लिए। ठीक है, इस तरह की कुछ चीज़ें देती है, जैसे कि कंपनियाँ यानी कि जो प्रेमाइसेस के संपत्ति के जो ओनर से अपने एंड से क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं कि नुकसान कम से कम हो। तो ये भी देखना पड़ता है किसे, इंश्योरेंस कंपनी को। उससे क्या होता है कि प्रीमियम क्या होता है, कम हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी कॉस्ट देखते हैं हम, क्या होता है। ये जगह मैंने दी नहीं यहाँ पे, इसे हमें इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या है, ये ए व्यक्ति है, इसकी ये फैक्ट्री है। ठीक है, फैक्ट्री में है बहुत सारा सामान। अब क्या होता है, एक दिन खुदा ना खास्ता ये इसकी फैक्ट्री में लग गई आग। ठीक है, अब इसकी फैक्ट्री में लग गई क्या, आग। ठीक है, अब आग लग गई तो क्या हुआ, अब इसने सोचा कि यार जितना सामान बचता है इसे बचा लो, खिड़की की सहायता से इसे बाहर फेंको सामान को। तो इसने यहाँ से खिड़की थी, तो इसने यहाँ पे सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। ठीक है, ये सामान बाहर पड़ा हुआ है। ठीक है, सामान बाहर फेंक दिया इसने। अब क्या हुआ, उसी तरह टाइम आ जाती है बारिश। ठीक है, बारिश आ जाती है, यहाँ पे ये बारिश हो रही है ना, बारिश आ जाती तो सामान क्या हो गया, ख़राब हो गया। अब सामान जब ख़राब हो गया तो सामान किस लायक कैसे क्यों ख़राब हुआ है, बारिश आई, आग लगी, आग लगने के कारण क्या हुआ, सामान बाहर फेंकना पड़ा। तुरंत बारिश आई, साइमल्टेनियसली 2 काम हो रहे हैं, 2 यानी कि घटनाएं हो रही है, एक तो आग का लगना, दूसरा बारिश का आना। तो सामान काय के कारण ख़राब हुआ, आग बारिश के कारण, लेकिन उसका कारण क्या था, आग का लगना। तो जो यानी कि प्रॉक्सिमिटी कॉस्ट क्या था वहाँ पे, पहला वाला आग का लगना। ठीक है, यही होता है। देखते हैं अब इसमें क्या बोला जाता है। इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड कवर ओनली अगेंस्ट लॉस कॉज्ड बाय इंश्योर्ड पेरिल्स। ठीक है, इंश्योरेंस हैव अ लिस्ट ऑफ एक्सक्लूड पेरिल अगेन विच दे विल नॉट पे द क्लेम। ठीक है, अगर क्या होता
इसमें ये बोल दिया जाता है, जब प्रपोजल फॉर्म भरते हैं तो उसमें बता दिया जाता है कि देखो आपका जो है आग लगती है, भूकंप आता है, कुछ भी होता है तो इसी के कारण हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, लेकिन हम उसमें एक्सक्लूड कर देंगे बारिश को, ठीक है, अगर ऐसा होता बोला। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आग का लगना बारिश का आना एक साथ हुआ, ठीक है। सामान तो बारिश ने ज़रूर ख़राब करा, लेकिन उसका कारण क्या था, सामान फेंकने का कारण आग का लगना था। तो इस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, पूरा क्लेम देगी, ठीक है। अब दूसरा केस देख लो इसी का, इसका दूसरा केस देखो। ये है आग लगी हुई है फैक्ट्री में, ये सामान बाहर फेंक दिया जिससे कि कुछ तो सामान बच जाए, लेकिन उसके 6 दिन बाद आ जाती बारिश के कारण हो जाता सामान खराब। तो इस कंडीशन में क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देने से मना कर देगी, क्योंकि 6 दिन का आपके पास समय था, ये सामान को आप कहीं पे भी क्या कर सकते थे, यानी कि दे सकते थे। यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी कॉज क्या था, यहाँ पे बारिश थी। क्यों, क्योंकि जब पहले दिन आग लगी, आग लगने के 6 दिन, आग लगने और बारिश के आने की का जो टाइम ड्यूरेशन था, ये सामने वाला ए व्यक्ति जो है सामान अपना ट्रांसफ़र कर सकता था ये कहीं और, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, ठीक है, जिसके कारण सामान ख़राब हुआ। तो इंश्योरेंस कंपनी बोल देगी देखो अगर तुरंत हाथों हाथ अगर बारिश आती, मतलब आग का लगना और बारिश का आना दोनों एक साथ होता तो हम कवर कर देते, लेकिन आपके पास समय था, गलती आपकी थी, आपने सामान कहीं और ट्रांसफ़र नहीं करा, तो हम क्लेम नहीं देंगे, ठीक है, ऐसा होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी is used to determine whether the cause of loss and insured peril or exclude the peril. If there are two cause of the loss, whether the operating simultaneously or in sequence, the immediate cause is known as the proximity cause of the damage. ठीक है, पहला वाला जो कॉज था वो क्या माना गया, प्रॉक्सिमिटी कॉज, यानी कि आग का लगना, ठीक है। The insurance company will pay the claim only if the identified proximity cause is an insured peril and it is responsible for the damage or loss caused. जो पहला वाला उदाहरण देखा था उसमें क्या था, प्रॉक्सिमिटी कॉज क्या था, वहाँ पे आग का लगना, और दूसरे वाले में क्या था, बारिश का आना, क्योंकि 6 दिन का समय था, उसने सामने वाले ए ने क्या नहीं करा, सामान उठाया नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, इसमें हमने बात करी प्रॉक्सिमिटी कॉज और उबेरिमा फाइट्स के बारे में। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।